हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट का हमारा टॉपिक है न्यू एफडीआई रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा नया एफडीआई नियम लागू हुआ है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि एफडीआई जब आप बोल रहे हैं तो आप उसका फुल फॉर्म बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप समझिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। फॉरेन यानी विदेश, डायरेक्ट सीधे सीधे, इन्वेस्टमेंट निवेश, मतलब विदेश में सीधे सीधे निवेश। ठीक है, निवेश का हिंदी में आम से आम भाषा में अगर मतलब समझना है तो समझ लीजिए पैसा लगाना। ठीक है, पैसा किस लिए लगाना? ताकि जो विदेशी हैं उनके माध्यम से हमारी जरूरत पूरी हो सके। ठीक है, तो जब हम विदेश में पैसा लगाएंगे और पैसा दे करके अपनी जरूरत को वहां से लेंगे तो हम विदेशियों को भी तो अनुमति देंगे कि आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी जरूरत हो। ठीक, ये हो गया एफडीआई। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि ये एफडीआई क्या सामान के लिए ही सिर्फ लागू होती है? अगर ये सामान के लिए ही सिर्फ लागू होती ना तो इसको व्यापार कहा जाता, जिसको ट्रेड आप बोलते हैं। लेकिन केवल सामान के लिए एफडीआई होती है ऐसा नहीं है। जब हम सामान, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर, इन चारों क्षेत्रों में निवेश करने लगेंगे तो वो चारों क्षेत्रों का जो मिला जुला रूप होगा वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। चारों क्षेत्रों को मिला जुला करके अगर कुछ होगा उस देश के साथ, वो एफडीआई है। अगर केवल सामान होगा तो वो क्या है? ट्रेड। ठीक, अच्छा, अब चलिए इसको पहले समझिए ये कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, सभी को मालूम है। ट्रंप जी ने मोदी जी से कहा, यार मोदी मेरे दोस्त, आप ऐसा करिए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज दीजिए हमको, हमारे लोग बड़े परेशान हैं। तो मोदी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा क्या है, भेजते हैं। तो इंडिया से उनको क्लोरोक्विन गई, किसको? ट्रंप जी के पास, अमेरिका में। अब अमेरिका ने हमें पैसा दिया और अमेरिका की जरूरत को हमने पूरा किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो कंपनीज हैं वो अमेरिका की ही हैं। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, जिनको प्रमोट करके अब गूगल की जो पेरेंट कंपनी थी अल्फाबेट इंक, उनके सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, अब समझिए हम बात क्या कह रहे हैं। अमेरिका को ये पता लगा कि भाई इंडियन ब्रेन जो है बहुत ही बढ़िया साबित होता है, पूरे वर्ल्ड में उसकी रिक्वायरमेंट है सच में। तो अमेरिका के लोग क्या किए? इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने अपनी कंपनी खोली। ठीक, अपनी जब कंपनी खोली उन्होंने तो वहाँ के लोगों को रोजगार दिया, इंडिया के लोगों को। अब इन्होंने जब ये देखा कि इंडिया के जो लोग हैं वो कंपनी को ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिससे कंपनी फायदे में ही जा रही है। ठीक है, तो वो खुश हो गए अमेरिका के लोग। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को अमेरिका ले गए और अपना ऑफिस इंडिया में भी सेटअप कर दिया हमेशा के लिए। तो क्या हुआ, इंडिया से उनको पैसा मिला और इंडिया को पैसा मिला, सॉरी, इंडिया के पास पैसा है क्योंकि वो कंपनी इंडिया में है। इसके अलावा अमेरिका को क्या मिला? लोग मिले। ठीक है, जिसकी उनको जरूरत थी, मैन पावर मिला। ठीक, इस तरह से मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, मान लो, चलो एक बार को एग्जाम्पल।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ साल साउथ कोरिया में जाएंगे, वहाँ के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा लेने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक कंपनी खोलेंगे अपनी, ठीक है, वहाँ के लोगों को रोजगार पे रखेंगे, ठीक, हमको टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ फ़ायदा मिला और उनको पैसा मिला, ठीक, क्योंकि हमने कंपनी खोली थी वहाँ पे, है ना। चलो, ये समझ गए। इससे क्या हुआ, दोनों की जरूरत पूरी हुई, ठीक। चलिए, अब इस तरह से आप एफडीआई समझ गए। आप समझिए कि इंडिया में रूल कौन सा आया है ना। भारत की सीमा से लगे हुए जितने भी देश हैं ना, उनको पहले ये छूट हुआ करती थी कि वो सरकार से बिना पूछे हुए भारत में एफडीआई कर लें, लेकिन अब ये जो छूट वाली सौहार्दपूर्ण नीति है वो भारत ने वापस ले ली है। यानी कि अब जब किसी भी पड़ोसी देश को भारत में एफडीआई करना होगा तो उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, चाहे कोई देश की कंपनी हो, चाहे कोई नागरिक हो जो इन्वेस्ट करना चाहता हो दूसरे देश का, तो सबको क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये भी ऐड कर दें यहाँ पे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे पड़ोसी देश रहे हैं भारत के जिनको कि पहले ही इस छूट वाली नीति से बाहर रखा गया था, ठीक। अब ये जान लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो मालूम हो गया। भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान, ठीक, क्लियर। चलिए, अब एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो नियम है वो लागू कराने का कारण क्या हुआ भारत सरकार द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर देश की कंपनियों की तरह भारत की कंपनियां भी कोरोना वायरस से अपने अस्तित्व के बचाव के रास्ते तलाश रही थी। जब ये कंपनियां ऐसा कर रही थी उसी दौरान इन कंपनियों के शेयर्स गिर गए, ठीक है। तो जिन कंपनियों के भी शेयर्स गिरे उनको चाइना ने खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें से एक बहुत ही जानी मानी कंपनी रही जिसको हम HDFC सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो HDFC सर्विसेज लिमिटेड के 1.01% की हिस्सेदारी किसने खरीदी, चीन ने खरीदी। और चीन ने ये प्लान बनाया कि हम इसके पूरी हिस्सेदारी ले लेते हैं अपने कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट को लगा अरे ये तो हमारी जानी मानी कंपनी है, इसने हमको बहुत फायदा पहुंचाया है और हम इसको चीन को क्यों दे दें भाई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये तो बड़े अवसरवादी हो सकते हैं देश पड़ोसी वाले जितने भी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इनको जो एफडीआई वाली छूट देते थे वो छूट देना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं इनको छूट। इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया। तो सीधा सीधा अगर आप एडवांटेज की बात करोगे कि स्कीम का एडवांटेज क्या होगा, तो ये होगा कि कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हो सकेगा, अवसरवादी नहीं हो सकेगा कि जो भारत की नीति का लाभ उठा करके इस तरह से भारत में सीधे एफडीआई करके भारत की कंपनियों को खरीद सके। इस तरह का काम कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी देश, ठीक है। और इसका नुकसान क्या होगा कि एफडीआई ऐसा मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है जहां से भारत को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। जो पैसा आ सकता था वो भी भारत में नहीं आएगा। एक पैग इंडिया करके एक पेपर है जो कि ये बताता है कि 23 में से 18 ऐसी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनमें चाइना का निवेश हो चुका है। चाइना ने 26 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे इन कंपनियों में लगाए हुए हैं। सोचो, इतना निवेश हुआ है 23 में से 18 स्टार्टअप कंपनीज में, सोचिए।
तो क्या हो सकता था, ये आप सोच सकते हैं, है ना। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप समझ गए। अब ये समझिए कि इंडिया में एफडीआई आई कैसे, और एफडीआई की स्थिति क्या रही इंडिया में। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भारत में आर्थिक उदारीकरण, जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं, उसका दौर शुरू हुआ। तो इस दौर से धीरे 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 एफडीआई भी शुरू हुई, ठीक। और एफडीआई बढ़ते 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 हम उसके बहुत अच्छी दिशा में पहुंच गए एफडीआई के क्षेत्र में, ठीक। अब क्या हुआ, अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 की पहली तिमाही में भारत ने चीन और अमेरिका जैसे देश, जहां पे बहुत बढ़िया एफडीआई होती है, वहां उन देशों को पछाड़ा था। और भारत में जानते हैं उस समय कितनी एफडीआई हुई थी, उस समय हुई थी $131 बिलियन की एफडीआई, ठीक है। और चाइना में हुई थी $128 बिलियन की एफडीआई, और अमेरिका में $127 बिलियन की एफडीआई, ठीक है। 2016 में भारत में एफडीआई कितनी हुई, $161 बिलियन की एफडीआई, ठीक। ये एफडीआई की स्थिति है भारत के अंदर। अब ये जान लीजिए कि भारत के अंदर जो एफडीआई कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी फॉलो होती हैं। 3 तरह की कैटेगरीज फॉलो होती हैं। एक होता है 100% एफडीआई, जिसमें गवर्नमेंट छूट की ज़रूरत नहीं होती है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा होता है। पहला तो ये हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा हुआ आपका कंस्ट्रक्शन, चौथा हुआ ज्वेलरी, पांचवा हुआ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं उनमें एफडीआई 100% लगती है। हेल्थ इंडस्ट्री में एफडीआई 100% लगती है, ठीक है। अब दूसरे तरह का जो क्षेत्र है वो सेमी परमिशन है, मतलब कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों के साथ आप एफडीआई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 26 to 49% तक की एफडीआई होती है। ऐसे ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, प्रिंट मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र, पावर एक्सचेंज, पेट्रोलियम सर्विसेज पीएसयू, यानी जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, अगर उसमें आप पेट्रोलियम सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसमें आपको एफडीआई के लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें भी गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, 49% की एफडीआई, ठीक। ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एफडीआई के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कुछ शर्तों के साथ गवर्नमेंट 26 से 49% तक की एफडीआई का आपको छूट दे सकती है। और तीसरा ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पे एफडीआई होती ही नहीं है। वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, गैम्बलिंग, जुआ खेल, ठीक, लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी जो होती है उसमें एफडीआई नहीं होती है। सिगार एंड टोबैको, जो सिगरेट शराब ये सब होते हैं, उसमें एफडीआई नहीं हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से आपने ये जाना कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं भारत में एफडीआई पॉलिसीज के अंतर्गत जो आती हैं, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि भारत ने इतना कड़ा रूल तो लगाया, लेकिन क्या भारत ने कभी चाइना के साथ इस तरह से किया है। पहली बात तो ये समझिए कि चाइना के साथ ये प्रतिबंध नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपने ये कहा है कि गवर्नमेंट से पूछिए एफडीआई करने के लिए, आपने डायरेक्ट चाइना को हिट नहीं किया है, ठीक। अब सीधी सीधी बात यहां पे सवाल यही है कि भारत ने क्या चाइना के साथ स्ट्रिक्टनेस की है एफडीआई के क्षेत्र में। तो पहला तो
ये बात है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आया था चाइना का, उसको भारत ने मना कर दिया था उसमें भाग लेने से। क्यों? सुरक्षा का हवाला देते हुए, क्योंकि भारत की सुरक्षा को इससे खतरा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, इसलिए उसने मना कर दिया था चीन को कि भाई हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, जब ह्यूवावे कंपनी को ट्रायल के लिए बोलना था, 5G ट्रायल के लिए, 4G ट्रायल के लिए, तो भारत को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था, क्योंकि ह्यूवावे कंपनी ऐसी है जो कि सरकारी डेटा तक को हैक कर सकती है और चाइना के पास बहुत सारी जानकारियां पहुंचा सकती है जो कि गुप्त जानकारियां हैं। तो इसके लिए भी भारत को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक, तो इस तरह से निष्कर्ष निकल के ये आता है कि भारत ने चूंकि ये नियम लगाया है, ये तो सही बात है, लेकिन भारत को नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है। और अगर भारत को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो सबसे पहले तो ऐसी स्टार्टअप कंपनीज जिनमें चाइना का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उनसे ये कहना है कि भाई अपना इन्वेस्टर दूसरा ढूंढो। ठीक है, और स्टार्टअप कंपनीज को प्रोत्साहित करना चाहिए भारत को, ताकि वो कुछ नई नई स्ट्रेटजीज से कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें और कस्टमर्स से अच्छी तरीके से अर्न करें, बहुत हेल्दी मैनर में। तब जा करके भारत की देश के अंदर ही जो कंपनी अपनी होंगी उसकी, वो ग्रो कर जाएंगी और देश की अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी तरीके से वो कंपनियां दिल से संभालेंगी, उतने अच्छी तरीके से वो कंपनीज तो नहीं संभालेंगी ना जो विदेश में है। तो इस तरह से भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है। जबकि कैसे? उस स्थिति में जिस टाइम भारत ने एफडीआई को लागू किया है पड़ोसी देशों के ऊपर, जब भारत में पैसा आ सकता था तो उस पैसे को भारत ने जब ठुकराया है तो पैसा आए कहाँ से? अगर इसमें थोड़ा कंपनसेशन भारत को करना है तो ये कदम भारत को उठाने पड़ेंगे, जिससे थोड़ा कंपनसेशन भी हो जाए और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट इसी बात के साथ यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।